हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर पढ़ेंगे हमें किसी भी पदार्थ की पिछली बार हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? किसी पदार्थ की भौतिक सेंस, भौतिक गुण, भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। यदि हम जैसे हमने 9th क्लास को आपको एग्जाम्पल के रूप में हमने समझा था कि हम जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ले तो हम पानी को हम बर्फ़ में बदल सकते हैं और बर्फ़ को वापस हम पानी में बदल सकते हैं। लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन ऐसा होगा जिसमें ऐसा चेंज होगा, हम उसे वापस उसी मतलब जो पहले था उस रूप में वापस नहीं बदल सकते। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले तो हम दूध को हम यदि हमने रूम टेम्परेचर में, या हमारे घर में दूध है और इसे हम रूम टेम्परेचर में देखते हैं तो रूम टेम्परेचर के अंदर हम यदि दूध को किसी बर्तन में रख कर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसकी स्थिति क्या होगी, दूध फट जाएगा। समझे आप? और भी एग्जांपल ले सकते हैं। और दूध मतलब और जैसे यदि हम लोहे को, आयरन को यदि हम आर्द्रता में थोड़ी नमी के रूप में नमी में रखें तो थोड़े समय बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद में वो लोहे पर जंग लग जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है। ऐसे कई हमारे हो गए परिवर्तन जो हम उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी बदल गई, इसके गुण बदल गए, लेकिन भौतिक परिवर्तन में उसका गुण नहीं बदलता है। समझे आप? उसी रूप में वापस ला सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वापस हम, जैसे उदाहरण के लिए दूध फट जाता है, वापस हम अपने जो पहले दूध था, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे, यदि आपने अपने दूध को यदि अपने रूम टेम्परेचर में किसी बर्तन में डालकर पास में रखा और थोड़ी देर बाद पीना चाहते हो, लेकिन आप बहुत समय बाद वापस आते हो और दूध को नहीं पिया तो फिर देखते दूध फट जाता है। क्या दूध वापस जो पहले आपने जो टेबल पर पहले था उसके रूप में वापस उसके जैसा नहीं रहा है, उसका चेंज हो गया है। मतलब उसे वापस हम अगर सही हमारा दूध पहले जैसा हो, वो वापस नहीं हो सकता है। ऐसे ही मतलब रासायनिक चेंज हो जाता है। रासायनिक चेंज होने की प्रक्रिया, मतलब रासायनिक चेंज क्या क्या होता है, आज हम वही पढ़ेंगे। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम भोजन को हम चबा सकते हैं। मतलब हम जब हमारे घर में जो भोजन बनता है, सब्जी बनती है, उसको हम खा सकते हैं। और जैसे कोई बोले सर ये इसमें क्या बड़ी बात है, तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप लकड़ी खा सकते हो? नहीं ना। हमारे जो भोजन का पाचन होता है, हम शोषण करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन को ही लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम, शोषण अच्छी तरह से मतलब हो सकता है और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो हमारे ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो और भी कई एग्जाम्पल के थ्रू आपसे समझेंगे। और मतलब जो आपने मैंने भी एग्जाम्पल बताया ना, इसमें रासायनिक चेंज हुआ है, इसमें गुण में परिवर्तन हुआ है, कुछ कुछ परिवर्तन हुआ है। समझे आप? इस परिवर्तन को ही हम रासायनिक, मतलब किसी भी रासायनिक चेंज में रासायनिक अभिक्रिया हुई होती है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल रहे मतलब एग्जाम्पल थ्रू हम मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, दूध का। यदि हम दूध को रूम टेम्परेचर में अपने कमरे में सामान्य तापमान पर रखने पर क्या होगा? सामान्य तापमान पर सामान्य तापमान रख क्या होगा? और यदि हम लोहे लोहे को नमी आर्द्रता वाले स्थान पर रखने पर क्या होगा? ठीक है? ये आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है? और यदि हम और देखें, जैसे हम श्वसन लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, हम भोजन का पाचन कर सकते हैं। समझे आप? और भी इसमें मतलब ये सभी जो अभी आपको मैंने बताया ना गुण, यदि हम भोजन का पाचन करना, हम जैसे पाचन करते हैं, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन
शोषण, शोषण, इन सभी में क्या हुआ आप कॉमन चीज इसमें मतलब ये गुण जो होते हैं ना प्रकृति जो चेंज हो गया है, मतलब इन सभी में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन आ गया, इन सभी में गुण, गुण प्रकृति में बदलाव हो गया, प्रकृति में बदलाव हो गया, मतलब चेंज, इस चेंज को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो ये चेंज हुआ है ना, इस चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, समझे आप। और इस बदलाव को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, समझे आप। रासायनिक अभिक्रिया, मतलब रासायनिक चेंज हुआ है, यानी रासायनिक चेंज होना, मतलब इसके गुण बदल गए। वीडियो सही आ रहा है साहब, ये आप नोट्स बना लो। वीडियो सही साहब आ रहा है, तो मतलब ये आप 100 नोट्स बना सकते हो, या ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं हुए, ठीक है। समझने के लिए आपको ज़रूरी है, मतलब रासायनिक चेंज होना, इसको ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मतलब जो हमने पढ़ा था ना पिछली बार, ये हो गए रासायनिक परिवर्तन। भौतिक मतलब उसकी स्थिति को चेंज बदल सकते हैं, जैसे उसके भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस क्या होता है। भौतिक परिवर्तन के अंदर हम किसी भी पदार्थ की गुण उसके नहीं बदल सकते, जैसे कि हम पानी लेते हो एग्जाम्पल, पानी को हम बर्फ़ में बदल सकते हैं, उसकी भौतिक अवस्था बदली है, एक स्टेट बदली है, लेकिन वो उसके गुणधर्म अभिलक्षण वो सेम है, समझे आप, उसके अभिलक्षण सेम है। और यदि हम वापस हम बर्फ़ को पानी बदल सकते हैं, लेकिन यदि हम दूध फट जाता है तो वापस हम उसे दूध में जो पहले जैसे आप पीने योग्य था, मतलब फटा हुआ दूध एक और एक ताज़ा दूध, उसमें डिफरेंस होता है, समझे आप। और जैसे दूध का दही में जमना, दूध का दही में, यदि हम दूध को दही में जमने के बाद हम देखते हैं कि वापस दही को दूध में नहीं बदल सकते, ये एक सबसे बड़ा रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है, समझे आप। और अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जब हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको विस्तार से सही पढ़ेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिबन 3-4 सेंटीमीटर लंबा, उसको हम ठीक है, यदि हम उसको हम जलाए मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम की सहायता से या बर्नर की, मतलब मैग्नीशियम रिबन को यदि बर्नर में हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एक वाइट फ्लेम के साथ जलता है थोड़ी देर बाद, मतलब एक सफ़ेद फ्लेम के साथ जलता है। और जो मतलब जो जलता जलता बीच में जो एक जलने के बाद में एक राख ऐस बच जाता है ना, जो पीछे जो जलने के बाद जो शेष पदार्थ बच जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्नर की सहायता से जलाते हैं, जैसे एक मैग्नीशियम के रिबन है और मैग्नीशियम रिबन को हम बर्नर की सहायता से जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मतलब तो क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल थ्रू ले, एक 3-4 सेंटीमीटर लंबा
3 या 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम का रिबन ठीक है। वीडियो सही आ रहा है? पिछली बार जो बनाया था ना, कोई दिक्कत नहीं, सही आ रहा है। ठीक है, तो हम 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। यदि हम रिबन में जो एक रिबन क्या होता है, जो रिबन होता है ना, तो रिबन के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो हम उसको सपने साफ करने के लिए रैगमल की सहायता से उसको हम हटा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाती है तो इसकी सहायता से हम मैग्नीशियम रिबन को साफ कर देते हैं। देखो ये 3-4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन है, समझो ये मैग्नीशियम रिबन है, और इसको हम रैगमल की सहायता से साफ रगड़ देते हैं। जैसे साफ मतलब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है ना, वो हट जाती है। उसके बाद में यदि हम उसको बर्नर मतलब आग जैसे, और इसे हम जलाने पर ये जो वाइट फ्लेम के साथ जलता है, मतलब सफ़ेद वाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, ये जलता आखिर में जो पदार्थ बच जाता है, शेष जो पदार्थ बीच में एस मतलब जो राख लास्ट में बच जाती है, राख से समझते हैं, जो अंतिम रूप में लास्ट में बच जाता है, उसे हम पढ़ेंगे। मतलब मेन हमारा प्रदेश जो पीछे जो पदार्थ बनता है ना, उसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब जो बीच में जो सबसे लास्ट में बनता है उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सवाल आ सकता है कि इसको हम रैगमल की सहायता से क्यों मतलब साफ क्यों करते हैं, क्यों रगड़ते हैं, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाती है। ठीक है, फिर बाद में 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और रैगमल की सहायता से रगड़ते हैं। और जब मैग्नीशियम के रिबन को चिमटे की सहायता से मैग्नीशियम के रिबन को चिमटे की सहायता से सर अभी आपने चिमटा पकड़ा बताया नहीं था, ये सवाल है, किसी के मन में डाउट है? मैग्नीशियम के रिबन को चिमटे की सहायता से बर्नर से जलाते हैं। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये सपोज ये एक मैग्नीशियम का रिबन है, आपको समझना है ऐसे ही। ठीक है, ये एक मैग्नीशियम का रिबन है और ये मेरा हाथ है जो चिमटा है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये मेरा ये एक चिमटा है, चिमटे की सहायता से मैंने ये मेरा हाथ ये चिमटा पकड़ दिया। ठीक है, सीधा हाथ से हम नहीं जलाने, मतलब जल भी सकता है, इसलिए ये चिमटे की सहायता से जला। इसके बाद हम चिमटे को मतलब चिमटे की सहायता से मैग्नीशियम के रिबन को, ये क्या है समझना है आपको, ये मैग्नीशियम के रिबन है और चिमटे की सहायता से हम
जलाते हैं बर्नर में, हम जैसे यहाँ पर आग है और हम इसको बर्नर में जलाएंगे, जलाने पर ये थोड़ी देर बाद में ये सफ़ेद सफ़ेद फ्लेम के, सफ़ेद आग के रूप में, ज्वाला के रूप में ये जलेगा। ठीक है, ये जलेगा। जो कोई भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो जो लास्ट में जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? यदि हम किसी पदार्थ को जला देंगे लास्ट में उसे बोलते राख बोलते हैं, तो राख विष बच जाती है। तो हमें यही लिखना है, जो लास्ट में राख बन जाती है। मैग्नीशियम के रिबन को चिमटे की सहायता बर्नर से जलाते हैं, तब हमें बाद में तब जलाते हैं तो सफ़ेद मैग्नीशियम का रिबन सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है। मैग्नीशियम की रिबन सफ़ेद ज्वाला के साथ सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है, जो अंत में जो पदार्थ बच जाता है राख प्राप्त होती है। अंत में हमें राख अंत में हमें राख प्राप्त होती है। जिसे हम कांच के गिलास में राख को हम, जो राख होती है ना, उस राख को हम कांच के गिलास में इकट्ठा कर देते हैं। जो ये राख जो बच जाती है, हम देखते हैं ये राख में क्या है, मतलब ये जो अंतिम जो पदार्थ बना है उसका नाम क्या है, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे अब। ठीक है, इसे आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, वीडियो सही आ रहा है? ये मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यार पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था ना, वो पूरा बना ही नहीं था, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। तो आप नोट्स बना सकते हो मेरे साथ बनो, अच्छा रहेगा, वरना फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो। हैं जो हमें राख प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पहले आप नोट्स बना लो। ठीक है, वीडियो को पॉज रोक कर भी नोट्स बना हुए हैं। ठीक है, जो राख बनती है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि यार जो रासायनिक जो सेंस होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, इसके गुणधर्म क्या, अभिलक्षण क्या है। मतलब देखो, एक भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो मतलब भौतिक परिवर्तन के अंदर मतलब उसके गुण अभिलक्षण क्या होते हैं, वो आपने उनको गुण सेंस होता ही नहीं है। लेकिन इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें गुणधर्म सेंस होते हैं, गुण सेंस होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। मतलब क्या लक्षण है, क्या अभिलक्षण है, कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो ये आपको मैंने अभी आपको मैं बताया गुण, मतलब ये गुण है। अगर ये गुण आपको दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ लेना कि ये रासायनिक सेंस हुआ है। आपका सवाल आएगा, कोई भी दे देगा कि ये क्या है, मतलब ये रासायनिक सेंस है या भौतिक सेंस है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा आपको एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम में सवाल आया तो आप
क्या मतलब सोच कर बताओगे ये एक रासायनिक संयोजन है या भौतिक संयोजन है? मैं अभी आपको जो अभिलक्षण है, गुणधर्म लिखूंगा ना, आप यदि उसमें से एक भी या दो तीन चारों आप अगर उसके अंदर देखो या एक भी देखो तो आप समझ लेना कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि इन चारों में से एक भी नहीं हो तो आप समझ लेना ये भौतिक परिवर्तन है। समझे आप? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो परिवर्तन होते हैं। तो आप भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें गुण चेंज होता ही नहीं है। मतलब जो अभी आपको मैंने आपको अभिलक्षण या गुणधर्म मैं अभी आपको लिखाऊंगा, यदि आप उसमें उसके अंदर हो पाओ, मतलब ये एक अभिलक्षण है, मतलब तो आप इसमें एक भी अगर आप देख लो तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यदि इसमें से एक भी परिवर्तन आप जो भी लक्षण में नहीं मिले आपको, जो आप एग्जाम में आपको एक देखे, मैं आपको विस्तार समझा दूंगा पूरा, तो आप समझ लेना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है? नहीं हो तो आप बोल देना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में कोई भी गुण चेंज नहीं होता है। तो रासायनिक परिवर्तन, या रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। सबसे पहला हो गया रंग में परिवर्तन। जो रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, जब दो पदार्थ को हम साथ में मिलाएंगे तो उसका रंग चेंज हो जाएगा। यदि ऐसा हो तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया आप बोल सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है? जैसे आप ये बोलो कि अभी दूध के दही में जमे, उसका भी सफ़ेद रंग है, उसका भी सफ़ेद रंग है, उसमें रंग चेंज नहीं हुआ। कोई और परिवर्तन हुआ होगा, मैं आपको 4 परिवर्तन लिखाऊंगा, समझे? 4 अभिलक्षण लिखाऊंगा। इसी एक भी पाओ, मतलब सबसे पहले लिखना, ज़्यादातर अभिक्रिया में रंग चेंज हो जाता है, कोई में रंग चेंज नहीं होता, किसी और भी गुणधर्म है। ठीक है? रंग का परिवर्तन, तापमान चेंज होना, तापमान में परिवर्तन, वीडियो सही आ रहा? सही। उनतीस सेकंड का हो गया। ठीक है? पिछली बार क्या पूरा वीडियो शूट वापस करना पड़ा था। अभी आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो वापस पढ़ा रहा हूँ। पिछली बार वीडियो शूट नहीं हुआ था। और हम देख के क्या पढ़ा अभी, किसी भी भौतिक मतलब अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसके अंदर चेंज हम देखेंगे। यदि चेंज हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया, चेंज नहीं हुआ तो भौतिक मतलब भौतिक परिवर्तन। ठीक है? अब रंग का परिवर्तन हो गया। सबसे पहले तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान या तो बढ़ जाएगा या तापमान कम हो जाएगा। जैसे अभी समझे, दूध का दही में बदलना, उसमें दूध था, थोड़ा टेम्परेचर परिवर्तन हो सकता था, मतलब हुआ या नहीं हुआ आप देखोगे। इसके अंदर पहले टेम्परेचर अलग था या अलग था, ये 2 हो गए गुणधर्म। तीसरा भी लिखा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, और चौथा गैस का निकास, गैस का निकास या उत्सर्जन। देखो, रासायनिक अभिक्रिया मतलब यदि हम रंग में परिवर्तन पाते हैं, मतलब यदि रंग चेंज हो जाता है तो हम समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। यदि तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तब हम बोलेंगे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि हम अवस्था में परिवर्तन देखते हैं तो भी हम बोलेंगे कि ये अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। यदि हम गैस का निकास या उत्सर्जन देखते हैं तभी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है?
ये एक भौतिक परिवर्तन का भी गुण है, मतलब जैसे भौतिक में बर्फ़ को पानी में बदल सकते हैं, वो भी होता है, लेकिन ये इसमें दो अभिक्रिया साथ में होगी, तापमान, कलर में, रंग में चेंज, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, देखो यदि हम रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यदि हम सही रूप में देखें, देखो हम एक सोडियम है, एक सोडियम, और यदि हम सोडियम के साथ किसी OH को मिला देते हैं तो एक अलग अलग पदार्थ बन जाता है, NaOH, ठीक है। और यदि हम क्लोरीन को साथ मिला दें तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, मतलब हम नमक का निर्माण हो जाता है, समझे आप। सोडियम एक सेम है, इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है। यदि हम सोडियम के साथ मतलब सोडियम के साथ यदि हम OH को मिला दें, वह अभी आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। यदि हम सोडियम को कलर, मतलब किसी भी एक पदार्थ में यदि अलग अलग मिलाने पर अलग अलग गुण प्राप्त हो जाता है, मतलब जैसे सोडियम और किसी और पदार्थ के साथ मिलाते हैं, लेकिन हम जैसे देखते हैं सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं, ये दोनों आपस में यदि हम इसको खाना से नहीं खा सकते, लेकिन मिलाने के बाद जो अभिक्रिया, जो पदार्थ बनता है, उसको हम यदि हम खाएँ तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मतलब हम नमक का यूज़ करते हैं, हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, सब्जी बनाते हैं, समझे आप। तो मतलब ये रासायनिक परिवर्तन ही ऐसा है जिसमें पूरी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है। पहले जहरीला था या जो भी था, लास्ट में जो पदार्थ बन जाता है वो एक अच्छा और हमारे लिए लाभदायक बनाना, यही हमारा मकसद है। और यही रासायनिक का मेन परिवर्तन का मतलब, रासायनिक अभिक्रिया का मेन यही लक्षण है, यही मतलब मेन उद्देश्य है हमारा। क्योंकि हम देखते हैं कि जहरीले पदार्थ, कोई जहरीली चीज़ों को हम अच्छे, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक लाभदायक चीज़ का निर्माण करना, यही हमारे लिए डेली, हमारे लिए हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं भाई साहब, समझे आप। यदि हम रासायनिक, हम देखो अभी हमने आपको बताया कि यदि हम, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एक लिया 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हम बर्नर की सहायता से जलाते हैं, फिर बाद में वाइट फ्लेम के साथ जलता है, उसके बाद में हमें राख प्राप्त होती है। उसमें राख में जो इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, वगैरह वगैरह, ये ऐसा बोलते हैं, हम नाम दे दिया राख को मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मतलब इतना बड़ा, लेकिन इतना बड़ा आपको समझाना पड़ रहा है। यदि हम शॉर्ट रूप में इसको समझाऊँ तो मैं क्या समझाऊँगा। अभी मैंने आप इतना इतना बड़ा रूप समझा, जैसे अभी आपको समझा रासायनिक समीकरण। यदि हम समीकरण के रूप में रासायनिक देखते हैं, हम रासायनिक समीकरण इसके रूप में समझाए, तो हम इसको एक आसान रूप में जो भी बोल रहा हूँ, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमने सबसे पहले अभी आपको मैंने समझाया था, मैग्नीशियम के रिबन लेते हैं। जब हम मैग्नीशियम के रिबन लेते हैं, देखो जब हम मैग्नीशियम के रिबन लेते हैं, क्या आपको मैं बोल के समझा दूँ। जब हम मैग्नीशियम के रिबन लेते हैं, आप सब नोट्स बना सकते हो, ठीक है, या मैं अभी आपको बना दूंगा। जब हम मैग्नीशियम के रिबन लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हम जब जलाते हैं, तब हमें मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्नर की सहायता से जलाने पर, सिमटे पर, वो भी आपको पढ़ाया था, जलाने के बाद में जो हमें राख प्राप्त होती है उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। यदि हम इतने बड़े सेंटेंस को मैं अगर एक लाइन में लिखना चाहूँ, ये रासायनिक समीकरण है, मतलब मैं एक लाइन में शॉर्ट रूप में समझाना, ये रासायनिक समीकरण है। समझ नहीं आ रहा। देखो मैंने अभी आपको पहले क्या पढ़ाया था, अभी इनसे पहले, मतलब एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, जलाते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस था, बहुत बड़ा अभी आपको समझाया। इतने अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, इतने को एक शॉर्ट रूप में अगर समझाना चाहूँ, मैंने पिछले जो अभी आपसे मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, यदि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसकी शॉर्ट रूप में समझाना चाहूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हम प्रोडक्ट देते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब दोनों को मिलाने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, है ना, शॉर्ट रूप में। जैसे देखो मैग्नीशियम मैं आपको लिख देता हूँ, मैग्नीशियम प्लस
प्लस ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जो अभी हमने गिलास में क्या रखा था, राख, उस राख को क्या बोलते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, समझे आप। ये दाई तरफ और बाई तरफ, मतलब हम देखते हैं कि यार ये एक, इसको हम मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, जो दो पदार्थ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड राख, अभी आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जो मतलब मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, मतलब एक उत्पाद जो बना रहे हैं, समझे आप। अभी नहीं समझे, देखो दो अभिकारक मतलब जो दो भाग ले रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसे हम साइंस भाषा में अभिकारक बोलते हैं। इनको ही नहीं बोलते। और जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में मिला दे, जिस सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिला दे तो नमक का निर्माण हो जाता है, मतलब निर्माण हो जाता है। जो निर्माण बनता है अंतिम में, नमक बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट। और जो बना रहे आपस में दोनों मिलकर नए पदार्थ बना रहे, उसे बोलते हैं अभिकारक, समझे। मतलब ये एक अभिकारक है, जो ये बन रहा है उसे बोलते हैं उत्पाद, समझे आप। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये अभी एग्जाम पे आ सकता है। मतलब अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। हेडिंग लिखो अभिकारक। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तथा मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए या पदार्थ का निर्माण करते हैं। का निर्माण करते हैं। यदि हम एग्जाम्पल के रूप में समझे, मतलब उदाहरण के रूप में समझे, उदाहरण दे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर प्लस ऑक्सीजन यदि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को साथ में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पानी, समझे आप। तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपस में जो मिल जाएंगे आपस में, तो हम पीने योग्य पानी बन जाएगा, समझे आप। तो हम ये दो जो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं ना, मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं ना, जो मिल रहे हैं ना शुरुआत में दो पदार्थ या दो से अधिक मिलकर एक नए उत्पाद बना रहे हैं, मतलब जो इसे अभिकारक बोलते हैं, जो शुरुआत में जो नींव, समझे आप। ये हो गए अभिकारक। और यदि हम उत्पाद के बारे में समझे, उत्पाद क्या होता है सर, अभी समझ गए सर, जो लास्ट में बनता है हो गए।
सर बहुत करो सर, ये मैं वीडियो आगे ले लूँगा। अच्छे बहुत होते हैं। अभी पढ़ेंगे उत्पाद के बारे में। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के अंत में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जो अंतिम रूप में बनता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जाम उदाहरण के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अंतिम रूप में पदार्थ बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। या फिर हम कन्फ्यूजन होगा लेकिन आपको समझा देता हूँ। यदि हम हाइड्रोजन, अभी 9th क्लास में हम पढ़े थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारे हम जो श्वसन लेते हैं, उसको आपस में मिला देना, हम श्वसन ले रहे हैं। यदि हम एक प्रॉपर्टी अलग है, ये जो हम श्वसन ले रहे हैं, लेकिन यदि हम इनको, सर इनको हम कैसे मिलाएंगे, ये भी सवाल पूछ सकते हो कोई आप कि कैसे मिलाएंगे। देखो बच्चों, हम दिखाई नहीं दे रही लेकिन हमारे आसपास ऑक्सीजन है। हम आंखों से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते, पर महसूस कर सकते हैं। यदि हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्लेनेट से बाहर चले जाए तो आप ऑक्सीजन के सिलेंडर लेना पड़ता है, आपको मालूम है। मतलब यदि हमारे आसपास ऑक्सीजन है, ये तो हम मानते हैं, ठीक है, ये तो साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया है कि हमारे आसपास ऑक्सीजन है। यदि हम ऑक्सीजन को हम लेंगे हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, तो हम लेंगे तभी हम जीवित रह रहे हैं। यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को आपस में मिला देंगे तो हम जो पानी बन जाता है, जिसे हम पी सकते हैं, हमारे लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो अंत में दोनों मिलाकर जो पदार्थ नया बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। पानी, वाटर पीने योग्य, उसे उत्पाद बोलते हैं। समझे आप, ये भी समझ सकते हो आप। आगे अब क्या पढ़ेंगे अब। अभी हम सही पढ़ लिया है। अभी हम देखेंगे कि देखो, अभी आपने पढ़ा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनके इससे भी शॉर्ट रूप में हम बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण का निरूपण। ये अभी हेडिंग पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि यदि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्रेजेंस, मतलब मैग्नीशियम प्रेजेंस और ऑक्सीजन यदि हम नहीं लिखे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, यदि हम इससे भी शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। अभी हम समझ गए इतना सारा, मैंने अभी आपको समझा दिया।
अभी हम इसको भी शॉर्ट रूप में लिखना चाहिए, तो मैग्नीशियम को Mg के रूप में लिख सकते हैं हम, मैग्नीशियम को Mg। यदि हम शॉर्ट रूप में आज समझते देखते हैं, हमारे घर में हर का शॉर्ट रूप में होता है, शॉर्ट नाम होता है। जब हम स्कूल में हम जो अभी आपके साथ पढ़ रहा है या आपका नाम स्कूल में अलग नाम है, जैसे आप स्कूल में आपका नाम शर्मा फुल नेम पूरा है, लेकिन आप घर में आपको जो आपके स्कूल में नाम चल रहा है उसके नाम से पुकारेंगे, तो आपका शॉर्ट रूप में नाम होता है। आपका भी एक शॉर्ट रूप में हो सकता है, आप अपने हिसाब से अपने शौक से अपना नाम चेंज कर सकते हैं, अपने शॉर्ट रूप में आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे और भी देखते हैं, ठीक है। जैसे और भी कई शॉर्ट रूप नाम है, ठीक है, फिरोज अनुष्का, ठीक है, वैसे भी कई नाम है। हम तो हम और भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यार, तो इसको हम यदि शॉर्ट रूप में समझना चाहे तो मतलब मैग्नीशियम को Mg के रूप में लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन मतलब O2 ऐसे हम लिख सकते हैं। मैग्नीशियम, यदि हम देखो, मैंने अभी आपको क्या समझाया था सर, हम कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे अभी आपको मैंने समझाया था, मैंने ऐसे लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो यदि हम इसको शॉर्ट रूप में लिखे, मैग्नीशियम को Mg के रूप में लिख दे, ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिख दे, इसको लिख दे MgO। शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, समझे आप। तो हम इसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण का निरूपण, मतलब ऐसे रूप में लिख सकते हैं। ये आपको समझने के बाद में थोड़ा रेस्ट ले सकते हो, गैप ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि संतुलित कैसे होते हैं, मास द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। मतलब मास को हम चेंज नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप बदल सकते हैं, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा होगा 9th में। किसी भी पदार्थ को हम मतलब द्रव्यमान होता है वो संरक्षण रहता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप बदल सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, पर द्रव्यमान संरक्षण रहता है। कंजर्वेशन नियम, कंजर्व रहता है मास कंजर्वेशन नियम पढ़ेंगे। लेकिन संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है, इसके लिए आप वीडियो पॉज या आप इसके बाद में थोड़ा टाइम बाद में देखें, अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आपके नए आप 10th क्लास में अभी आए हो, अभी आने के बाद में अभी आप मेरे को गुस्सा आएगा आपको, या फिर आप जो पढ़ाने का स्टाइल है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि यार क्या क्या, मतलब कुछ कन्फ्यूजन होगा। इसके लिए आप 5 मिनट ब्रेक के बाद में वापस इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं आगे पढ़ा रहा ना, वो फिर बाद में आपको देखना है, या आप साथ मेरे साथ हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। वीडियो साफ आ रहा है? कुछ साफ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं अभी वापस बनाना पड़ेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो मैंने अभी आपको मैं अब जो पढ़ा रहा हूँ ना वो पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, वीडियो शूट नहीं हुआ यार, मतलब रिकॉर्ड हो रहा था पर अंतिम कट गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब मास होता है ना वो संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वीडियो सही आ रहा है साहब?
अच्छा हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण मतलब यानी हम ये देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे मतलब किसी भी द्रव्यमान जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक नियम है कि हम मास होता है ना द्रव्यमान उसको हम कम या तोड़ नहीं सकते, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं हम, रूप को बदल सकते हैं पर हम चेंज नहीं कर सकते, समझे आप। मतलब जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैग्नीशियम को प्रेजेंस और ऑक्सीजन जलाया, जो अंतिम रूप में जो रिबन था, आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो। जैसे एक मैग्नीशियम का रिबन था उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तब एक पहले रिबन था, जैसे ये रिबन है इसको हम जलाने के बाद में राख में परिवर्तन हो गया, अंतिम में जो बनता है उसे राख बोलते हैं, जो राख में चेंज हो गया। राख में चेंज होने की मतलब ये द्रव्यमान मास तो सेम रहा ना, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गया, कोई गैस में बदल परिवर्तन हो गया होगा या कुछ राख में बदल गया होगा अंतिम में। तो अंतिम में जो राख बनती है लास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। मतलब जो इसका मतलब ये है जो अभिकारक भाग लेते हैं, जो अभिकारक जो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया अभिकारक मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो भाग लेते हैं, जो अंतिम में प्रोडक्ट बनता है उत्पाद बनता है वो और उसका मास दोनों का सेम होना चाहिए, समझे। तभी संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये एक यूनिवर्सल नियम है, ये हर जगह लगेगा आपको, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम भी आप समझते हैं मतलब द्रव्यमान का न तो विनाश किया जा सकता है द्रव्यमान को नहीं तो नष्ट कर नहीं नष्ट किया जा सकता है। नहीं निर्माण बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं हम। एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, समझे आप। द्रव्यमान को नहीं नष्ट किया जा सकता है और नहीं निर्माण बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं हम, समझे आप। तो हम देखते हैं जैसे कि जो अभिकारक भाग लेते हैं तो अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या के बराबर होती है, समझे आप। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि यदि मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का एक अणु है और ऑक्सीजन का एक अणु है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो दोनों का अणु आपस में मिलकर बनेगा ना उनका भी एक अणु होगा, समझे आप। नहीं समझे, यदि हम ये एक मैग्नीशियम का अणु है मतलब ये एक मैग्नीशियम है और यदि एक ऑक्सीजन आपस में जुड़े, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, तो ये दोनों आपस में मिलकर एक एक होंगे, मतलब एक मैग्नीशियम अणु होगा एक ऑक्सीजन का अणु होगा, लास्ट में भी यही एक ही होगा। ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि देखो एक ही होगा, एक मैग्नीशियम अणु होगा एक ऑक्सीजन का अणु होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे सपोज मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, जो अंतिम में जो बनेगा वो एक ही बनेगा ना, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन मतलब एक होगा। जैसे मतलब अभिकारक जितने अभिकारक हो गए अतः जितने अभिकारक के परमाणु होंगे उतने ही उत्पाद के परमाणु होंगे।
समझे आप? मतलब ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको समझना ज़रूरी है। जितने उत्पाद उतने ही बनेंगे जितने अभिकारक के अणु परमाणु होंगे। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे मतलब ये आप वीडियो को पॉज करके भी मतलब जिन्होंने नोट्स नहीं किया है स्क्रीनशॉट तो ले लेना। ठीक है, उसके बाद में आप नोट्स बना सकते हो। अभी मैंने आपको समीकरण के बारे में पढ़ाया था, और भी हम विस्तार से पढ़ ले। समीकरण क्या होता है, समीकरण का निरूपण, ये समझ में आएगा तभी आगे वाला समझ में आएगा। समीकरण का निरूपण अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया था पहले, समीकरण के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं आप। मैंने अभी आपको बोला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तभी आप, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ और आप अपने कॉपी में लिखो, जो अभी आपको लिखा है वो सेम लिख लो। पहले सबसे पहले शुरुआत करो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट देते हैं उसका क्या नाम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम पहले हम लिख दिया है मैग्नीशियम प्लस O2 गिव प्रोडक्ट MgO। अभी आपको मैं और बोलता हूँ, हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं, H। ठीक है, और H2 से। और प्लस ऑक्सीजन जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, H2O। ठीक है, हम इसको भी लिख सकते हैं मतलब हाइड्रोजन H2 ये। अभी आपको मैं देखो विस्तार मतलब ऐसे लिखूंगा आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। बोर्ड थोड़ा शॉर्ट है। समीकरण से मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और अभी आपको मैं बोलूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पानी बनता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोडक्ट मतलब जो बनाते हैं उसको पानी बोलते हैं हमें। इसको हम कैसे लिखेंगे, समीकरण के रूप में। हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं। किससे, हाइड्रोजन को हम लिख दिया H2 से, प्लस ऑक्सीजन को लिख देते O2 से। और पानी का क्या होता है फॉर्मूला, H2O। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, H2O। अभी बच्चों अब देखो, अब हम देखते हैं कि यार मैंने अभी आप थोड़े टाइम पहले, इससे पहले आप मतलब क्या पढ़ाया था, मास का निर्माण। मतलब जितने, जैसे एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन, तो आपस में एक ही मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन बनेंगे। समझे आप? और यदि नहीं है, यदि दोनों बराबर नहीं है ना, जैसे यहाँ पर एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, तो मिलकर नहीं, देखो मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन दो है, O2 मतलब दो ऑक्सीजन है, और मिलकर मतलब एक ऑक्सीजन बन रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, तो मतलब ये एक संतुलित नहीं है, असंतुलित समीकरण है। मतलब ये समीकरण असंतुलित है, सही नहीं, मतलब संतुलित नहीं है। इसको यदि हम संतुलित, इसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलित। मतलब इस कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, यूनिवर्स नियम पालन करना चाहिए, मतलब नहीं कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, O2। यहाँ पर बन क्या रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है।
यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, मतलब मैग्नीशियम तो एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। मैग्नीशियम की संतुलित है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट के रूप में देखें हम और सभी पूरे समीकरण के रूप में देखें तो मतलब ये असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो ये असंतुलित समीकरण हो गया। असंतुलित समीकरण। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, H2 दो है, और ऑक्सीजन कितने, दो है, O2। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, दो है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो है, मतलब ये एक संतुलित, हाइड्रोजन एक संतुलित कर रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, O2 दो है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, एक है। इसका मतलब ये भी एक असंतुलित समीकरण है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो होना चाहिए, अगर दो नहीं है तो ये असंतुलित समीकरण है। लिख दीजिए आप असंतुलित। एक हम देखते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था, यदि हम सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाते हैं तो NaCl सॉल्ट बनता है, नमक बनता है, जो हमारे लिए सही है। तो इसको मैं आपको लिखूँ सोडियम प्लस क्लोरीन, इसको हम आप बोलो तो मैं मिटा दूँ या ऐसे लिख दूँ, सोडियम प्लस क्लोरीन। तीर का निशान, सोडियम क्लोराइड। सोडियम को कैसे बोलते हैं, Na से। यदि आपको ये ऐसा नहीं आ रहा ना, मुझे वापस बताना कमेंट में कि सर सोडियम को Na क्यों बोलते हैं, ये हमको समझ में नहीं आया। या फिर हाइड्रोजन को H2 क्यों बोलते हैं। यदि सबको आ रहा है, यदि एक भी ऐसा डाउट है सर ये हाइड्रोजन को H2 से क्यों लिख रहे हैं, तो आप मुझे बताना, मैं आपको अलग वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और सोडियम को Na से लिखते हैं, और Cl को कैसे लिखते हैं, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको यदि आपको नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना, मुझे आप कमेंट में बता देना सर कि ऐसा क्यों लिखते हैं, मैं आपको अलग वीडियो समझा दूंगा। ठीक है, जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हर का दिमाग देखो, आपको घबराना नहीं है, सर मुझे ये नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, आप खुलेआम बोलिए। ठीक है, और Cl ऐसे बोल, क्लोरीन को बोलते हैं, क्लोरीन को Cl से। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl। NaCl। अब हम देखते हैं सोडियम यहाँ पर कितने हैं, सोडियम कितने हैं, एक है, और Cl कितने हैं, यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर Na कितने, सोडियम कितने, एक है, Cl कितने, एक है, मतलब ये संतुलित हो गए भाई, ये एक संतुलित समीकरण हो गया। मतलब ये एक Na और एक क्लोरीन मिलकर एक Na और एक Cl का निर्माण कर रहा है, एक Na और एक Cl आपस में मिलकर एक Na और एक Cl का निर्माण कर रहा है। मतलब ये एक कंजर्वेशन मास संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक द्रव्यमान संरक्षण पालन कर रहा है, ये एक सही और संतुलित समीकरण, इसे बोलते हैं ये एक संतुलित समीकरण है, इसे हम लिख सकते हैं ये संतुलित है। ये एक संतुलित समीकरण है। अच्छा देखो, अभी हम पढ़ा असंतुलित समीकरण है और संतुलित है, ये एक संतुलित हो गया, ये एक असंतुलित है, इसको हम संतुलित में बदलना, असंतुलित को ही संतुलित में बदलना, आपको एग्जाम में आएगा सवाल। आपको समझ में आया? नहीं भैया देखो, अभी ये एक असंतुलित है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम एक है
यहाँ पर भी एक है, ये सही है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, ये ओ मतलब ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो एक है, MgO ओ कितनी यहाँ पर एक है। यदि हम इसको संतुलित कर दें, इसको हम मतलब अगर यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन कर दें, यहाँ पर प्रोडक्ट में यदि हम दो ऑक्सीजन कर दें तो मतलब ये एक संतुलित समीकरण हो जाएगा। इस असंतुलित को संतुलित में बदलना पड़ेंगे। वीडियो सही है, बन रहा है, आ रहा है सही। बहुत बढ़िया यार है। अभी हम पढ़ लेंगे इसको असंतुलित को संतुलित में बदलना। असंतुलित को संतुलित में बदलो। आप एग्जाम में ये सवाल आएगा पक्का, या ऐसा कोई भी आ सकता है। और कोई भी आपको समीकरण दे देगा, उसको बोलेगा कि इसको आप असंतुलित को संतुलित में बदलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अभिकारक। यहां पर लिखो अभिकारक। फिर हम देखो सबसे पहले लिखते हैं परमाणु। परमाणु मतलब मैग्नीशियम। अभिकारक में कितनी संख्या में है, अभिकारक में ये कितना है, शॉर्ट में समझ जाओगे। अभिकारक और यहाँ उत्पाद लिख देता हूँ। जैसे हम सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम। ये सारणी से आपको डर वगैरह नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसे नहीं, घबराना नहीं है। देखो सिंपल है यार। यहाँ पर लिखा परमाणु या अभिकारक और यार उत्पाद। अभी आपको पढ़ा था, अभिकारक जो भाग लेता है और मिलकर उत्पाद के निर्माण करते हैं। ठीक है, परमाणु हम देखते, परमाणु क्या, सबसे पहले देखते मैग्नीशियम। यहाँ पर लिखो मैग्नीशियम। मुझे ये बताओ, मैग्नीशियम अभिकारक, ये एक अभिकारक है, ये एक उत्पाद है। जो अंतिम बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। ये क्या है, उत्पाद है। इसे हम पूरे MgO को क्या बोलेंगे, उत्पाद। इसे हम बोलते हैं अभिकारक। जो दोनों, ये दोनों है ना, अभिकारक है। बच्चों मुझे ये बताओ, अभिकारक में है ना वो मैग्नीशियम कितनी संख्या में है। भी आपको मिटा दूँ ये, क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। ये मुझे ये बताओ, ये एक पूरा डब्बा बनाओ, मैग्नीशियम कितना है। मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक हुआ, तो आप अभिकारक में मैग्नीशियम एक है। और अब हम मैग्नीशियम यहाँ पर देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा है, जनाब पूरे पर करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर भी एक है, मतलब ये एक संतुलित है यार। मतलब यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर लिखो ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, O2। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। मतलब O एक ही है, 2 नहीं है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं है, 2 है। मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है, ऑक्सीजन 1 है। तो मतलब ये असंतुलित है। हम ऐसा क्या करें कि यार है ना, ये हम एक ही जगह 2 कर दे, समझे आप। मतलब ऑक्सीजन को 2 कर दे, मतलब यदि हम 2 से गुणा कर दे, एक को 2 से गुणा कर दे तो 2 हो जाएगा। मतलब यदि हम यहाँ पर 2 लिख दे, गुणा 2 से कर दे, तब क्या होगा, या फिर आप ऐसे ही रहने देते। पहले यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 लिख दीजिए आप। आपको कन्फ्यूज नहीं हुआ, वापस लिखते हैं यार।
मुझे पता आप कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पर कितना मैग्नीशियम है, मैं अभी आपको शॉर्ट रूप में समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो आपको जो बुक में है वो समझा रहा हूँ। यहाँ पर अभिकारक में मैग्नीशियम कितने हैं, एक है, एक है, यहाँ पर एक लिखिए। उत्पाद में भी एक है, ठीक है। और अभी मैं मैग्नीशियम हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, दो है, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, ठीक है। तो यदि हम ए को दो से गुणा कर दें, मतलब यदि हम दो कर दें तो क्या होगा, ठीक है। आप यदि हम ऑक्सीजन को यहाँ पर दो, मतलब इंटू दो से कर ले, एक इंटू दो, तो हम एक इंटू या एक ए हो गए और दो कर दिया, 2 mgO। यदि हम दो यहाँ पर करेंगे, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर दो हो गई। यदि हम ये प्रोडक्ट जो बना है ना, ये आप ऐसे भी कुछ सोच सकते हैं सर, यदि हम मैग्नीशियम को गुणा करें, यहाँ पर 2 लिख दे, तो ऐसा नहीं होगा। जो प्रोडक्ट है ना, ये जो बन गए आपस में, ये अब दोनों यार चिपक गए, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर चिपक गई। ये एक ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ये एक मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिल गए। अब हम इनको एक गुणा नहीं कर सकता मैं, दोनों को साथ में गुणा करना पड़ेगा, मतलब दोनों बदलेंगे। यदि हम दो से गुणा करूँगा, दोनों दो से गुणा होंगे। यदि अब एक है, यदि हम दो से गुणा कर दें तो मतलब दो। यदि हम मैग्नीशियम ऐसा और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बुला दूं, ऐसे उदाहरण, ये एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, यदि हम एक से गुणा मतलब दो से गुणा करूंगा तो मतलब दो बनाने हैं, तो एक ऐसा और लाना पड़ेगा, ये समझे आप। लेकिन इसको हम एक को मतलब ऐसा नहीं कि मैं दोनों ऐसे कर दूं, ऐसा नहीं हो सकते आप, समझे आप, ऐसा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकते। मतलब बदलने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है ना, ऐसे करना पड़ेगा आपको, समझे आप। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग से गुणा करना पड़ेगा, दोनों ही बदल गए यार, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अभी आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, अभी आप जो बुक की भाषा में वो समझो आप। तो मतलब इनको दो से गुणा कर दिया तो ये दो हो गया, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम को भी यदि हम दो से गुणा करें तब समान हो जाए, क्योंकि आप देखते हैं ये हो गया उत्पाद में। अब देखते हैं कि यार इनको सब मिटाते हैं। अब हमने यहाँ से गुणा कर दिया, अब क्या समीकरण, नया समीकरण कौन सा बना, ये बना। अब हम लिखते हैं परमाणु, वापस वही सेम, परमाणु अभिकारक उत्पाद। यहाँ पर परमाणु में देखते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, अभिकारक में एक है, लेकिन उत्पाद में कितना हो गया, दो से गुणा हो गए, साफ दो हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, दो, और प्रोडक्ट में कितना है, दो, मतलब ये संतुलित है, वापस ये असंतुलित हो गया, मतलब इसको हमने एक से दो से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम दो से वापस, मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला है, ये दोनों, ये एक अलग है और ये एक अलग है, अभी तक मिले नहीं है। जैसे ये एक ऑक्सीजन है, एक मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम है, दोनों आपस में नहीं मिले, तब तक इसको हम मैग्नीशियम दो भी कर सकता हूँ मैं। अभी ये मैग्नीशियम दो हो गया, मैग्नीशियम दो है, ऑक्सीजन को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैग्नीशियम को मैं दो कर सकता हूँ, समझे आप। लेकिन अभी जो साथ मिलाने के बाद दो नहीं कर सकता, मतलब मैग्नीशियम को मैं दो से गुणा कर सकता हूँ, अलग प्रोडक्ट अलग है, अभी दोनों मिले नहीं है अभिकारक के रूप में। अभिकारक को हम गुणा कर सकते हैं, मतलब दो से कर दिया। तो अब देखो, अब देखते हैं यदि हम अभिकारक को दो से गुणा कर दूं, मतलब यहाँ पर भी मैग्नीशियम दो है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी दो है, मतलब ये एक अभी संतुलित हो गया। सर इतना बड़ा, सर ये क्या सर, एक बच्चों, ये एक आपकी बुक की भाषा के रूप में समझ रहा हूँ, और अभी हम इसको शॉर्ट रूप में समझे। अभी आपको समझा है, वो आपको समझना ज़रूरी था। अभी हम आप देखें, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊँ,
हाइड्रोजन O2, ये देखते हैं हम। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1। समझे आप? मतलब ऑक्सीजन कम हो गए। अब मुझे ये बताओ, ये आपके मतलब हम ऐसा क्या करें कि दोनों सेम हो जाए? मतलब यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो हम यार ऐसा क्या करें कि दोनों सेम हो जाए? क्या करें? मतलब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन किससे गुणा, कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि हाइड्रोजन यहाँ पर भी जितने भी अभी 1 है, जरूरी नहीं 1 हो, हम और बढ़ा भी सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर और बढ़ा दे और यहाँ पर भी बढ़ा, मतलब दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, मतलब ऑक्सीजन को 2 और जोड़ दूं, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 कर दूं, मैं ऑक्सीजन यहाँ पर मैं 4 कर दूं, और भी बढ़ा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ समझने के लिए। यदि मैं 4 कर लूँ ऑक्सीजन यहाँ पर, अभी यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 है, मतलब 2 से मैं गुणा कर लूँ, 2 और ऑक्सीजन बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर तो मतलब पूरे जो प्रोडक्ट है उसको हम 4 से गुणा करेंगे। 1 × 4, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 किया तो यहाँ पर पूरे में 4 से गुणा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा। यदि 4 करूँगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गए। समझे आप? तो फिर यदि हम हाइड्रोजन क्या पर कितने हो गए? 8। तो यहाँ पर मैं 4 से यहाँ पर भी गुणा कर दूंगा, × 4। यदि मैं यहाँ पर भी 2 × 4 और गुणा कर लूँ, यहाँ पर कितने हो गए? 4। यहाँ पर कितने हो गए टोटल? हो गए 4 ऑक्सीजन हो गए और 8 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर 2 × 4 कितने हुए? 8 हो गए ना। 4 × 2 कितने हुए? 8। मतलब बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 8। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, प्रोडक्ट में कितने हैं? 8। प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन? हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन अभी हम कितने? 8 है। जो 8 है तो वापस 8 ही बनने चाहिए ना। यदि ऐसे ऐसे कैसे होगा यार? 8 को मैं 8 8 8 भाग ले रहे, 8 मतलब 8 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 10 बन जाए, ऐसा नहीं होगा ना। 8 है तो 8 ही बनेंगे, यदि 2 है 2 ही बनेंगे। यदि मैं 8 हाइड्रोजन ले लूँ, मतलब 8 यदि हाइड्रोजन लूँगे तो 8 ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है? तो मतलब यहाँ 4 से गुणा कर दूँ तो 8 हो जाएंगे। 4 × 2, 2 यहाँ पर 4 × 2, मतलब 2 तो पहले से ही है और 4 मैंने और ऐड कर दिए, ऐसे 2 है, ऐसे और 4 मैंने लिए है, तो मतलब 8 हो जाएंगे ना। ये अभी 2 है, 2 हाइड्रोजन है, ऐसे ऐसे 2 और मैं ले आऊँ, एक और ले आऊँ, मतलब ऐसे 4 और ऐसे ले आऊँ तो 8 हो जाएंगे। और ठीक है, ये आप समझ सकते हो, मतलब बहुत ही आसान तरीका है। मतलब देखो शॉर्ट रूप में मैं आपको बताऊं, मतलब जितने हाइड्रोजन होंगे, जितने अभी क्या भाग लेंगे ना, उतने ही प्रोडक्ट बनेगा। समझे आप? मतलब 4 और × 2 मतलब 8 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, मतलब 2 से गुणा करूँ, 2 × 2 4 हो जाएंगे, मतलब 4। तो यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोडक्ट में और 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है। ये एक रेशियो है। देखो बच्चों, अभी यहाँ पर कितने
8 मैंने हाइड्रोजन लिए और 4 ऑक्सीजन लिए। तो मतलब देखो मेरा कहने का मतलब यही है, शॉर्ट रूप में मेरा यही है। देखो जितने अभिकारक भाग लेंगे, आप देख रहे हो कि यदि 4 अभिकारक भाग में ले रहे हाइड्रोजन, तो मतलब 4 यदि ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में वो 4 बनेंगे। जैसे आप ऐसे सरल भाषा में समझाऊँ, यदि आपके पास 4, यदि आप बैग में, आपके बैग के अंदर 4 ब्लैक पेन है और 4 ही लाल पेन है, 4 ही काले पेन है और 4 ही लाल पेन है। यदि आप प्रार्थना के बाद वापस उसी बैग के अंदर वापस देखेंगे तो 4 ही आपको मिलेंगे। मतलब आप यदि चोरी कोई नहीं कर रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं होता, हमारे आइडियल स्टूडेंट है चोरी नहीं करते। ठीक है, देखो यदि 4 काले पेन है और 4 ही लाल पेन है तो आपको वापस आने पर 4 ही, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब मेरे शॉर्ट रूम समझाने का तरीका यही है कि जितने अभिकारक होंगे उतने ही उत्पाद बनेंगे। जो अभिकारक परमाणु अभिकारक में भाग लेगा उतने ही उत्पाद बनेगा। ठीक है, अभी ये तो एक सर, आप मुझे बताओ कि हम सर के, आप मुझे बताओ मतलब जो इसको हम वापस उसी रूम बदल सकते हैं शॉर्ट रूम में। देखो शॉर्ट रूम बदलना है तो हम क्या करेंगे, 2 से इसका भाग कर दो। ये आप आगे का रूप में आप नहीं समझोगे, फिर बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले आपको ये तो समझ में आ जाए पूरा। अभी नहीं है, मैं वापस समझाऊंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक के अंदर कौन सा एग्जांपल लिया हुआ है, वो लेना सही रहेगा ना। आपके लिया है जिंक H2SO4, ये एग्जांपल है ना। दूसरा है यही है। देखो जिंक और H2SO4 को मतलब Zn और H2SO4 को आपस में मिलाएंगे ना तो ZnSO4 और H2 बनेगा। सर ये कैसे हुआ सर, मतलब सर Zn को यहाँ पर ये अभिक्रिया, मतलब ये अभिक्रिया है, ये आपको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि मतलब ये आपस में कैसे होती है। ये पर यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है इनका हाइड्रोजन, मतलब ये आगे पढ़ेंगे हम इसको। अभी आपको ये ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है ना, हार्ड मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये है ना अगले लेक्चर में आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मतलब ये क्यों हुआ, ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ, ये आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझना है कि ये एक Zn है, यह H2SO4 है। ठीक है, अभी आपको नाम भी याद नहीं करने। अभी आपको यही समझना है कि संतुलित मतलब एक मास कंजर्वेशन रखना है। Z बहुत सिंपल है यार, मतलब यदि Zn 1 है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी 1 बनना चाहिए। यदि H2SO4 1 है, देखते हैं यहाँ पर Zn कितना है, 1 है। यहाँ पर H2SO4 कितना है, 1 है। तो ये जो दोनों, ये जो ZnH4 बनेगा ना, ये भी 1 बनेगा और हाइड्रोजन ये भी 1 बनेगा। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, वहाँ पर मतलब देख लेना। ये H2 मतलब ये H2 भी 1 होगा, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन पूरे प्रोडक्ट के रूप में देखें ना, हाइड्रोजन H2 1 है और ये 1 है। तो हम देखते, देखो यहाँ पर Zn कितना है, 1 है। तो देखो अभिकारक Zn 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 होगा, क्योंकि एक लाल पेन होगा, वापस देखो 1 ही होगा वापस। तो हम देखते हैं Zn 1 है तो आप सीधे संतुलित है, आपको समझना है। ये देखो सबसे टफ टॉपिक यही है, ये आपको समझ, मतलब बहुत से बच्चों के सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है, सर ये संतुलित कैसे होता है। अभी आपको एक ही देखना है, अभिकारक में Zn जितना होगा ना उत्पाद में उतना ही कर दो। यदि नहीं है ना, अब बना दो, चाहे कितने भी बड़े हो, ऐसी संख्या से गुणा करो, ऐसी संख्या को बढ़ाओ ताकि दोनों ही समान हो जाए। यहाँ पर Zn कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, मतलब दोनों ही समान है, समझे आप। और SO4 कितना है, यहाँ पर SO4 1 है, यहाँ पर भी SO4 1 है, मतलब ये संतुलित है। हाइड्रोजन H2 यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर भी H2 है, मतलब ये एक संतुलित समीकरण है। आपको जो बुक में दिया हुआ है ना, आपके ये सबसे पहले आप लिखोगे ये एक संतुलित है। आप बुक के अंदर दिया वही एग्जाम में आएगा, बाहर से नहीं आएगा, देख लेना आप।
आप आपको आएगा कि आपको ये सवाल पूछेगा आपसे कि ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित है, तो आपको सीधा यही ऐसा ही लिखना है, ये एक संतुलित समीकरण है, ये एक संतुलित समीकरण है। आपके नंबर पक्के, बस यही आपको ध्यान। और भी अगर और भी समझ नहीं है, एक और आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। अभी भी जिनको समझ नहीं आया ना, देखो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब हम कार्बन हम देखते हैं कि हमारे जूते हैं उसमें कार्बन बहुत संख्या में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। ऐसे देखेंगे तो देखो कार्बन है, कार्बन को यदि हम जलाएंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बनती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। देखो बच्चों, यहाँ पर कार्बन कितना है, एक है, मतलब यहाँ पर कोई भी निशान नहीं हो ना, कुछ भी एक या दो नहीं, मतलब एक कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब एक प्रोडक्ट है। ये कार्बन कितना है, एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन O2 कितना है, एक है। ऑक्सीजन दो है, O2 तो एक हुआ ना वही बात हो गई यार। ये दो हथेलियाँ है, मतलब ये हथेलियाँ कितनी है, हथेलियाँ दो हथेलियाँ है, समझे आप, दोनों एक ही भाषा में हो गए। और यदि मैं बोलूँ ये दो हथेलियाँ कितनी है, एक हथेली, दो हथेलियाँ के दोनों आपस में कितनी है, एक है। ये उसी से आपको कंफ्यूज करने के लिए है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। O2 कितना है, एक है। समझ में नहीं है, देखो O2 कितना है, O2 एक है। ऑक्सीजन कितना है, दो है। ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आप ये देखो O2 एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। ये पूरा प्रोडक्ट एक बन रहा है, लेकिन इसमें कार्बन एक है और ऑक्सीजन इसमें दो है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी दो है, समझे आप, लेकिन O2 एक है। O2 यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन O2 और यहाँ पर भी O2 है, CO2 बने है ना। कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर भी दो है, मतलब O2 एक है और O2 दो है। हो नहीं है समझ में? अभी आपको मैंने ये आप कन्फ्यूज हो गया कि O2 और ऑक्सीजन दो है ये हुआ ना कन्फ्यूजन मेरी वजह से। देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो है, लेकिन O2 एक है। हम यदि ऐसे लिखे ना, एक लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम ऑक्सीजन पूछूं यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है और O2 कितना है, एक है। लेकिन आप यही समझो, अभी आपको मैं ऑक्सीजन समझाया था, आप ऑक्सीजन आसानी से समझोगे, जो आप आसानी से समझो वो है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, दो, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब दो ऑक्सीजन है यहाँ पर। और यहाँ पर भी कितने हैं, दोनों का रेशियो रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट, दोनों बराबर है, बराबर रेशियो में है। यह भी 1:2 में है, ये 1:2 में है, दोनों ही। कार्बन 1 अनुपात में, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 अनुपात में है, कार्बन 1 अनुपात में, ऑक्सीजन 2 अनुपात में, दोनों ही बराबर हो गए। रिएक्टेंट बराबर LHS बराबर RHS, मतलब ये एक संतुलित समीकरण है, संतुलित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको मैं प्रैक्टिस के रूप में आपको डाल रहा हूँ, ठीक है, आप अपने मन से कर सकते हो। और आपको एग्जाम आसानी से, जो मतलब इतने हार्ड भी नहीं और सरल भी, आप बुक के अंदर कौन सा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर H2Cl2, HCl बन रहा है। अभी आप खुद बनाओ, वीडियो रोको और बनाओ। मैं आपको यह पूछ रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं, अभिकारक में हाइड्रोजन, H2 नहीं पूछ रहा हूँ, हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, H2, और ये है Cl2, मतलब यह है। चलो राइटिंग समझ नहीं आ रही।
राइटिंग की वजह से आप गलत नहीं होने चाहिए। देखो अभी आप मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको सब भूल जाओ जो भी आपको पढ़ा है ना, अभी भी आपको समझ नहीं आया ना, देखो अभी आपको ज़रूर आएगा। जो भी आपको नहीं आया मैं पूरा दम लगाऊंगा कि अब जो अभी पिछले आपको पढ़ाया था ना वो अभी आपको समझा दूँ पूरा वापस। ये एक समीकरण आपको बुक में दिया होगा, आपके एग्ज़ाम में सवाल आएगा कि इसे आप संतुलित कीजिए। संतुलित ये आपको एग्ज़ाम में आ गया तो आप सबसे पहले आपको यह ऐसा देखना है कि रिएक्टेंट मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। कितने, 2 है, आप बताओ, 2 लिख दिए। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, Cl2। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पर 2 है। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, HCl, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 2:2 में है, यहाँ पर 1:1 में है, 1:1 में है। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन आपस में मिलकर जो पदार्थ में नए बनेंगे वहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन होने चाहिए ना। देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हमने ली, सपोज आपने और मैंने 2 हाइड्रोजन लिए, मैंने 2 हाइड्रोजन लिए और आपने 2 क्लोरीन ले ली, और आपने बोला सर हम आपस में मिला देते हैं इनको। जब हमने 2 लिए, 2 मैंने लिए हाइड्रोजन, 2 आपने लिए, दोनों को मिला दिए, हमने मिलाकर हमने एक बर्तन के अंदर रख दिए दोनों को, आपके दोनों हाइड्रोजन और मेरे दोनों क्लोरीन, या दोनों आपके क्लोरीन या मेरे दोनों हाइड्रोजन, जो भी आप मानो, इस दोनों को हमने मिलाकर किसी बकेट में रख दिए। तो बाद में तीसरा आएगा, वही यही बोलेगा ना सर के आपके 2 हाइड्रोजन और मेरे दोस्त के 2 क्लोरीन, दोनों के दो होने चाहिए। ऐसा नहीं सर आपका हाइड्रोजन, ऐसे अभी तो आपके दो हाइड्रोजन है और मेरे दोस्त के दो क्लोरीन है, लेकिन बकेट के डालने के बाद में जादू हो जाएगा और एक ही बसेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। मतलब यदि बकेट बंद है और यदि आइडियल के रूप में हम देखें तो 2 बसेंगे, आइडियल 2 बसेंगे, 2 हाइड्रोजन मेरे होंगे और 2 क्लोरीन आपके होंगे, 2 मिलाने पर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन बन जाएंगे। मतलब ये जो ये लिखा हुआ है ना समीकरण, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर 2:2 होने चाहिए, यहाँ पर 2 होने चाहिए। इस प्रोडक्ट को हम 2 से गुणा कर देंगे। ये प्रोडक्ट जो बनाया हुआ है ना ये गलत है। मतलब यहाँ पर आपने लिखा ना एक नहीं होगा सर, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि मेरे हाइड्रोजन 2 थे और आपके क्लोरीन 2 थे, तो ये मिलकर 2 बनेंगे, नहीं कि 1 बनेंगे। समझे आप? दो से गुणा कर दूंगा, मतलब अभी ये 2:2 हो गए, मतलब RHS बराबर LHS, दोनों अनुपात में बराबर होंगे, मतलब ये एक संतुलित है। आप अभी लिख सकते हो यस ये सही है, ये एक संतुलित समीकरण है, संतुलित। यहाँ के एग्जाम में आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। वीडियो सही आ रहा है या बंद हो गए? अभी और एक एग्जाम्पल आप देखते हैं बुक में, और कौन सा दिया हुआ है, अभी आपको और समझ में आएगा पक्का। अब की बार एग्जाम्पल देखते हैं आपको बुक के अंदर कौन सा दिया हुआ है। थोड़ा हार्ड है, आप बोलो मैं बोल देता हूँ। अब बच्चों ये बताओ कि
आपके आपके पास आपके पास दो पानी है, दो पानी के अणु है, दो पानी के अणु है, मतलब आपके पास दो पानी के अणु है H2O। आपके पास H2O दो है और मेरे पास दो Na है, दो सोडियम है, दो Na है। मेरे पास दो Na थे और आपके पास दो पानी के अणु, मतलब दो H2O के अणु थे। आपस में दो दो थे, दो मेरे थे, दो मेरे थे। फिर बाद में हम दोनों ने बाकेट के दोनों को मिला दिया, आपस में मिक्स करके रख दिया। अब मुझे ये बताओ, आप कितने प्रोडक्ट बनेगा वो बाद में अंतिम में जो बनेगा ना, कितने, मतलब क्या बनेगा? तो NaOH कितने होंगे? ये आपस में NaOH हो जाएंगे। मतलब देखो यहाँ पर Na कितने हैं? दो है, दो Na लिख देता हूँ। यहाँ पर H2O, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 4 हो गए। H2 हाइड्रोजन कितने? 4 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 हो गया। एक क्या? दो, दो या मल्टीपल है ना, दो गुणा इसके हुआ है, 2 × 2 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। समझे आप? आपके पास दो H2O के अणु थे, मतलब H2O के, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर दो थे। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो थे और दो पूरा अणु थे, मतलब 2 × 2 4 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। तो अब वापस NaOH और H2, मतलब ये बताओ अभी सोडियम यहाँ पर कितने होने चाहिए? सोडियम अभी आप मेरे पास दो थे, तो प्रोडक्ट में अभी कितने होने चाहिए? ये अभी आपको जो लिखा हुआ है ना, सब बोली मुझे ये बताइए। अभी आप मेरे पास दो सोडियम के अणु थे, 2 Na थे, तो प्रोडक्ट में कितने होंगे? 2 होने चाहिए। सभी भूल जाओ, अभी आपको आसानी समझ में आएगा। मुझे ये बताओ, ये जितने भी लिखे हुए हैं इसको एक बार देखो, छोड़ो। मेरे पास दो सोडियम के थे, प्रोडक्ट में कितने बनेंगे? दो ही सोडियम थे, सोडियम टोटल दो ही थे। जो प्रोडक्ट बनेगा, जो भी बनेगा, मिक्स करने पर कुछ भी बन सकता है, लेकिन जो बनेगा वो सोडियम दो ही बनेंगे। दो थे, दो ही बनेंगे। ऐसे नहीं 2 से 4 हो जाए, ऐसे जादू नहीं होगा, ऐसे जादू ऐसा नहीं होता है। दो होते, दो ही बनेंगे। तो आप यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 1 है, लेकिन हमें पता है सोडियम ये गलत लिखा हुआ है। आप बोलिए अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, ये समीकरण सही है गलत है? असंतुलित है, संतुलित नहीं है, गलत है। मतलब यहाँ पर 2 सोडियम होने चाहिए भाई साहब। आप स्पष्ट बोलिए, आप सामने वाले को बोलिए ये सर, मतलब ये समीकरण है जो लिखा है ना, ये असंतुलित है, संतुलित नहीं है, गलत है। मतलब यहाँ पर 2 सोडियम होने चाहिए। सीधा 2 से मल्टीपल कर दीजिए। ये प्रोडक्ट है ना, जो भी प्रोडक्ट है, हम सोडियम 1 लिखा हुआ है, हम 2 बनाना है, 2 से बार मल्टीपल, बार से गुणा करने पड़ेगा। हम खुद से भी 2, पर क्योंकि हमने 2 दिए, 2 हमें मिलने चाहिए वापस। नहीं मिले, खुद 2 भाई साहब। हमने आपको ब्रैकेट संभला दिया, जैसे हम दोनों हैं। ठीक है, आपके पास 2 H2 थे और H2 मतलब पानी के 2 अणु थे, और मेरे पास 2 Na थे। हमने मिलाकर आपके दोस्त किसी और जो हमारे साथ रह रहा है, उनको हमने पैकेट के अंदर डालकर उनको दे दिए, संभला दिए। तो आप वापस उनको यही बोलेंगे सर, मेरे सर के 2 सोडियम थे, वापस 2 मिलने चाहिए। ये बोल रहे 1 है, नहीं भाई तुम खुद दे, हमें 2 चाहिए। हमने 2 दिए थे तुझे, 2 संभाले थे तुझे, विश्वास से दिए थे, मतलब 2 है तो वापस 2 होने चाहिए। 2 से हम यदि 2 से गुणा कर लेंगे, मतलब यहाँ पर सोडियम कितने हो गए? 2 से मल्टीपल किया, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 था पर 2 मल्टीपल कर दिया, मतलब पूरे प्रोडक्ट्स यदि हम मल्टीपल करेंगे तो पूरे से होगा। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। यहाँ पर कितने हो? हाइड्रोजन 2। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? तो 4। समझे? यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? अभिकारक में अभी हम लिखते हैं, आसानी समझ में आएगा। परमाणु, अभी आपको मुझे बताना है कि आपको कितने थे। अभिकारक में कितने हाइड्रोजन दिए थे? आपके पास H2O था, H2O मतलब समझे आप? तो मुझे ये बताओ, अभी सोडियम देखे, सोडियम मेरे पास सोडियम कितने थे? 2 थे। अभिकारक में 2 लिख दी मैंने। प्रोडक्ट में वापस कितने चाहिए मुझे? 2 थे तो वापस 2 चाहिए। यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये सही है।
संतुलित हो गए ये तो सोडियम। तो फिर बाद में हम देखेंगे H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2O के दो अणु थे, H2O के दो अणु थे, मतलब H2 हाइड्रोजन आपस में दो है और दो के दो चार हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन अभी क्रम कितने हैं, H2 कितने हैं, चार है। और उत्पाद में कितने देखते हैं, हाइड्रोजन एक, मतलब दो, ये दो और दो H2 के रूप फॉर्म है, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, टू, दो, हाइड्रोजन चार, ये भी आपस में समीकरण संतुलित है, ये भी संतुलित है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, दो है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, मतलब ये भी संतुलित है, मतलब ये समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है। आपको समझ में आ गया होगा, आपको मतलब मैंने पूरी कोशिश की है। और अभी आप एक दो खुद प्रैक्टिस करोगे ना, खुद आप ऐसे करना, आपके जो अभी मैंने पढ़े हैं ना, अभी आपके बुक के अंदर और भी एग्जाम्पल होंगे, आप देखना जो भी दिए हुए ना, खुद ऐसे अब बोल रहे सर मुझे आया नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बात नहीं, आप बुक उठाना, लिख देना, एक बार हिम्मत करके लिख देना। आपको आप देख दी ऐसे कि सर मुझे होगा ही नहीं, ऐसा हो रहा है, फील हो रहा है, होने दो, लेकिन आप अपने बुक के अंदर, आप रफ कॉपी के अंदर जो भी आपको समीकरण दिया हुआ है वो लिख दीजिए, फिर बाद में आप उस समीकरण दिया हुआ है वो लिख दीजिए, फिर बाद में आप अभिकारक के रूप में लिखिए, जैसे आपको कितने दिया हुआ है, दो दो दिया हुआ है, लिख दीजिए अभिकारक में हाइड्रोजन इतने हैं, जो भी बुक में दिया हुआ है इतने हैं, उत्पाद में इतने हैं, तो हम कैसे मल्टीपल करें उनको, दोनों बराबर हो जाए। यदि मैं 20 कर दूं उत्पाद और यहाँ पर 20 बराबर हो रहे, 20 हाइड्रोजन यहाँ हो रहे, कैसे भी करूँ, मतलब मुझे बराबर करने हैं, जितने मेरे थे उतने वापस मिलने मुझे चाहिए, मेरा हक है, जितने मैंने दो दिए तो मुझे वापस दो चाहिए, ठीक है। अगर मैंने 4 दिए तो वापस मुझे 4 चाहिए भाई साहब, यदि मैंने 10 भी दिए तो वापस मुझे 10 मेरा होने चाहिए, समझा। आई होप अभी नहीं है, अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे, अब समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं आपको सुधार करूँगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है।